तो वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पर सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सेलेक्ट करे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस 4x² + kx + 9 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर b क्या है? x का कोफिशिएंट यानी k। यहाँ पर हो गया a माने x² का कोफिशिएंट 4 और c जो नंबर है यहाँ पे ये हो गया 9 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा k² = ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16 9 जा 144 = 0। k² आ जाएगा 144। तो k कितना आ जाएगा हमारा √144 प्लस माइनस यानी कितना आ गया ±12। तो ये आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी। मींस जैसे कि ये 4 7 पॉइंट है तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है? ये क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो y क्या है? यहाँ पे 7 है, तो 7 यूनिट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08। तो गर्ल्स के जो प्रोबेबिलिटी क्या है? विनिंग प्रोबेबिलिटी, मान लिया इवेंट को हम मान ले ई, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है 0.08 हमें दे रखी है गर्ल्स की, और 6000 टिकट्स आर सोल्ड। सो 6000 टिकट सोल्ड हुई है, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6000। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो ये फेवरेबल आउटकम होगा, ये हमें निकालने हैं। फेवरेबल आउटकम कितने हैं ये हमें निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? PE = फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमें निकालना है। तो फेवरेबल आउटकम इक्वल टू हो जाएगा, ये PE कितना है? 0.08, और ये जो टोटल आउटकम है कितने? 6000। तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8 6 48, और डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 2 डिजिट के बाद, यानी 480 इज द आंसर। तो 480 ये हो गया। हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बॉट? उसने 480 टिकट लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल। तो 2 बच्चे हैं, तो या तो दोनों क्या हो सकते हैं? बॉय हो सकते हैं, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, या पहला वाला बॉय हो सकता है, दूसरा वाला गर्ल्स हो सकता है, या पहली वाली गर्ल्स हो सकती, दूसरा वाला बॉय हो सकता है। तो ये टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम आ गए 4। ये टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी एक गर्ल तो होनी चाहिए और एक गर्ल से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे आउटकम क्या है? एक गर्ल यहाँ है और एक गर्ल यहाँ है, और एटलीस्ट 1 गर्ल बोल रहा है, एक गर्ल और एक गर्ल से ज़्यादा। तो ये क्या है? यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी ये ई माने एटलीस्ट, ई क्या है? कौन सी इवेंट है? एटलीस्ट 1 गर्ल होने की इवेंट है। तो ये जो फेवरेबल आउटकम है क्या है? एक गर्ल्स या एक गर्ल से ज़्यादा, कितनों में है? 3 आउटकम्स ऐसे हैं। 3 हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 4। तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2 tan A = 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin A + 3 cos A 4 sin A - 3 cos A क्या होगी? तो tan A = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4। अब ये क्या है? ये है बेस, और नहीं बेस नहीं, परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो हमें sin थीटा sin A cos A निकालने के लिए चाहिए होगा h। तो h कितना हो जाएगा? √
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कितना हो गया 3 3 जा 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा हमारा कितना ये अंडर रूट 25 5 हो गया। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए और अपॉन में क्या निकालना है 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइन ए कितना है साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल चुके हैं प्लस 3 कॉस बेस कितना है 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज नीचे टर्म सेम होंगे बस क्या है बीच में साइन माइनस का है ये हो जाएगा 3 मल्टी 4 अपॉन 5। अब एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर वाला ये हो जाएगा 5 4 3 जा 12 माइनस और ये 3 4 जा 12 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा नीचे भी वही आएगा 12 माइनस 12 अपॉन 5। तो ये क्या आ रहा हमारा सब कुछ कट पिटा के ये 0 अपॉन 0 हो रहा जो कि क्या हो जाएगा अनडिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो एग्जिस्ट होता हो वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो कौन सी कंडीशन में दोनों जो इक्वेशंस दे रखी हैं ये पैरेलल लाइन हो सकती हैं। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में a1 क्या है a है और दूसरी इक्वेशन में a2 क्या है 3 है और b1 क्या है पहली इक्वेशन में 2 है और b2 क्या है b है। अब इसको देख लेते हैं क्या आता है ए बी इक्वल टू कितना आ रहा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो क्या जीरोज होंगे इसके लिए हमें इसको स्प्लिट अप मेथड से फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 3 जा 12 होता है और 12 को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं 12 और 1 में। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x ये हो जाएगा 12x माइनस x माइनस 4 ये कॉमा करके हो गया ये 12 है ये क्या है 12। तो ये कॉमन ले लेते हैं 3x हो गया अंदर बचेगा x प्लस 12 x प्लस 4 माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 4 ये हो जाएगा x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 1। तो क्या निकालना था जीरोज तो x इक्वल टू एक जीरोज हो जाएगा -4 और दूसरा जीरोज हो जाएगा 1/3। तो देख लेते हैं -4 और 1/3 -4 1/3 यानी कौन सा अल्टरनेटिव ठीक है सी। अब है क्वेश्चन नंबर 8 इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है एंड ऑल मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए। तो लेंथ ऑफ ए ये निकालनी है हमें लेंथ। तो यहाँ पर अगर डी पैरेलल टू बी सी है तो हम सीधे क्या निकालेंगे बीपीटी थ्योरम लगा लेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी और वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो दे रखा है ए डी दे रखा हमें 3 बी डी दे रखा 4 ए ई हमें निकालना है ई सी कितना है 3। तो ए ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/4 और ये डिवाइड करके हो जाएगा 4 दूनी 8 2.25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2 एंड मीडियन 7.8। तो फॉर्मूला क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मोड मीडियन और मीडियन में क्या रिलेशनशिप होती है 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू होता है मोड। तो 3 मल्टी मीडियन मीडियन कितनी है मीडियन तो द मीडियन इज 7.1 -2 मीन कितना 7.2 तो हमारा मोड आ जाएगा
कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 सता 21, 21.3, 2 दूनी 4, 2 सता 14, 14.4। तो ये माइनस करके आ जाएगा, 13 से 4 गया 9, 10, 10 से 4 गया 6, और ये हो गया 6.9। तो 6.9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसको चेंज कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया। अब कॉट को चेंज कर लेते हैं कॉसेक में, तो ये आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा। बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हमने ये निकाल दिया और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया -1, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर। तो 20 मीटर हाइट है किसी टावर की, और लेंथ ऑफ इट शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। तो हमें सन्स एल्टीट्यूड, तो एंगल क्या बनाएगा, ये जो टिप्स होगी टावर की वही एंगल बनाएगा जो सन्स का एल्टीट्यूड का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी, शैडो, ये शैडो है, ये शैडो की लेंथ है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, tan 60, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 20, और शैडो की लेंथ यहाँ से आ जाएगी, ये √3 होता है, √3 अपॉन क्या हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर शैडो इधर ले आते हैं, शैडो इक्वल टू 20, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये ले आते हैं इधर √3, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, और रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं, हो सकता आंसर यही हो, तो 20/√3 यहाँ दे रखा है, तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 3, -2 एंड बी 7, 4। तो क्या होंगे इसके, कोई सर्किल है, सर्किल का सेंटर ओ है, और ये डायमीटर है, और डायमीटर के हमें क्या दिख रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -2, और बी ये है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7, 4, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला को तो मॉडिफाई करके निकालते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर दो पॉइंट ऐसे दे रखे हों, किसी लाइन सेगमेंट के एंड्स पॉइंट दे रखे हों x1 y1 x2 y2, और आपको ये निकालना है, तो फॉर्मूला ये होता है, तो वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, हम ये लिख लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 दूनी 6 मैंने -1, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू -8, तो -1, -8, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोस 5.3 एंड 0। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर 2 जीरोस हमें दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर दोनों अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 5/3 है, ये 5/3 हो गया, बीटा 0, x हो गया प्लस, और 5/3 मल्टीप्लाई 0, तो ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो जाएगा, तो यही बचेगा हमारे पास x² माइनस 5x/3। यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3x² माइनस 15x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x को कॉमन ले सकते हैं,
तो अंदर बचेगा हमारा x माइनस 5 और यहाँ पर बचा 1/3। तो इस 3 को हम अवॉइड कर सकते हैं, या 3 इसको अवॉइड कर सकते हैं 1/3 को, तो ये 3x माइनस 5 हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ x 2x plus 9 4x plus 3 are 3 consecutive terms of NAP then the value of x is। तो ये अगर 3 टर्म्स हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म जो 2x plus 9, इससे माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म्स, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर थर्ड टर्म से जब हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म के। तो 4x plus 3 माइनस कर लेते हैं सेकेंड टर्म को 2x plus 9। अब देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आ गया, इधर आ गया x plus 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 4x plus 3 माइनस 2x माइनस 9। ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 2x यानी 2x, और ये हो जाएगा माइनस 6x plus 9 x माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 9। ये हो जाएगा माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 इज द आंसर। तो डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 15, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट। तो यहाँ पे लेस देन फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल दे रखे हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। तो लेस देन 10, लेस देन 20, तो यहाँ से क्लास साइज का पता लग रहा है 20 माइनस 10, क्लास साइज तो 10 हो जाएगा। तो लेस देन 10 वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 10। क्लास इंटरवल निकल जाएंगे हमारे 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब क्या है, हमें दे रखा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 3, 12, 27, 57, 75, 80। अब हमें क्या निकालनी है, मॉडल क्लास निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहली वाली तो वही रहेगी, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, 27 माइनस 12 15, और 7 से 7 गया 0, ये 30 हो जाएगा। 75 माइनस 57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18, और 80 माइनस 75 5। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है, ये। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगी 30 to 40 आंसर। सर नहीं दे रखा। In the given figure, P and PB are two tangent to the circles with center O such that angle APB equal to 50 degree. Then the measurement of angle OAB, तो OAB कितना होगा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये x होगा तो ये भी x होगा। अब क्या है, AO और PA के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। अब रही बात, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल मान लिया y है, तो ये एंगल भी क्या होगा y होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो ये 50 डिग्री है, तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, 50 प्लस y इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 130, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल 65 डिग्री होगा, और 90 से हम 65 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये एंगल क्या है 90। तो जो x होगा वो कितना होगा 90 माइनस 65, और आ गया हमारा 10 से 5 गया 5, 8 से 6 गया 2, यानी 25 डिग्री होगा x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 17, इफ ए बाईसाइकिल wheel makes 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर, then the diameter of the wheel is। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के मीटर बना लेते हैं 11,000 मीटर, और एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा व्हील
वन डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर। और हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। डिस्टेंस कितनी है 11,000 और सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें दे रखे हैं 5,000। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई 5,000 इक्वल टू 11,000। ये 3 जीरो काट लेते हैं और यहाँ पर हमें 2r सेपरेट कर लेते हैं। डायमीटर निकालना है और पाई का वैल्यू 22/7 और ये क्या है मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 11। 2r डायमीटर को अकेला रख लेते हैं इधर, 11 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 22 मल्टी 5 और 11 से 22 कट गया तो ये आ गया हमारे पास 7/10। ये मीटर है और इस मीटर 7/10 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि नीचे वैल्यू सारी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 100 10 10 जा इतना हो गया, कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारा ये आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स। तो किस टाइप की लाइन है ये देखने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, a1/a2 कितना है। तो यहाँ पर होगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 15y माइनस 6x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 का मतलब है x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है 2 है और a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है -6 है यहाँ। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके कितना -1/3। अब b1/b2 देख लेते हैं। b1 यानी पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है -5। b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 15। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल होके ये आ जाएगा c1/c2। c1 क्या है पहली इक्वेशन में नंबर जो -6 है, सेकंड इक्वेशन में 18 और ये भी कट पिटा के कितना आ जाएगा -1/3। तो हमारी ये कंडीशन आ चुकी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली है, यानी कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सुपर इम्पोज्ड है यानी कोइंसिडेंट है। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर TA इज टेंजेंट। TA क्या है, टेंजेंट है ये टू द सर्किल विथ सेंटर O सच दैट OT इक्वल टू 4। तो OT हमें 4 दे रखा है, एंगल OT है और हम O से A को ज्वाइन करते हैं। ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जहाँ कहीं भी राइट ट्रायंगल हो और एक एंगल दे रखा हो और क्या दे रखा हो, एक साइड दे रखी, तो समझो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी वहाँ पे। तो यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, नहीं tan थीटा नहीं cos थीटा होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ये क्या हो जाएगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूस। ये h है tan 30 के लिए और ये b, तो क्या होता है cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b हमें निकालना है, b क्या है ATA है और h हमें दे रखा 4। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं,
TA/4 cos 30 हो जाता है √3/2 और ये 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये TA आ गया तो कितना हो गया ये, यानी TA इक्वल टू आ गया हमारा 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ है पोल 6 मीटर हाई, तो कोई पोल है जो 6 मीटर हाई है और इसकी शैडो कितनी है, 2√3 मीटर लॉन्ग है और हमें सन्स एलिवेशन निकालना है। तो सन्स एलिवेशन ऐसे निकलेगा, ये हो गया हमारा थीटा। अभी परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और बेस दे रखा, तो ये क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/2√3 tan थीटा, ये आ जाएगा 2 3 जा इतना। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया tan 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, AC इक्वल टू दे रखा है, BC इक्वल टू दे रखा है, QR दे रखा है, तो हम सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम लगा लेते हैं। तो AB, ये जैसे कि ये ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, तो हम कैसे लिखेंगे AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन में PR, BC अपॉन में PR, फिर क्या लिखेंगे AC अपॉन में QR। तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लिखने का तरीका ये है, AC अपॉन में QR। अब वैल्यू देख लेते हैं जो जो दे रखी हैं। AC हमें दे रखा 5, AC दे रखा 5 और QR दे रखा 3 और यहाँ पर BC दे रखा 5 और PR इक्वल टू हमें दे रखा X। हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 इक्वल टू 5x, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/5 यानी 3 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ये इतना तो नहीं होना चाहिए, AC इक्वल टू एक्चुअली में 6 है, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 15/6, तो ये हो जाएगा 3 2 जा और 3 5 जा, तो कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर लेते हैं, 0 माइनस यानी -6 पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा √36 प्लस ये हो जाएगा 64 यानी √100 यानी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर, 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 23, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP। तो जहाँ कहीं भी ऐसे रूट में दे रखे हो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √7 तो √7 ही होगा, √28 क्या होगा 7 × 2 × 2 फैक्टराइज कर लेते हैं। उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं 7 × 3 × 3,
अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, √7, ये दो पेयर बन रखा, एक बाहर निकाल लेते हैं, 2√7 हो जाएगा। इसमें पेयर से एक बाहर निकाल लेते हैं, 3√7। तो ये आ गई हमारी सीरीज। अब नेक्स्ट टर्म आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि डी हमारा अब आराम से आ जाएगा, 2√7 माइनस √7 करके √7 क्या आ गया, डी आ गया। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 3√7 जो लास्ट टर्म है उसमें डी ऐड कर लेते हैं, यानी √7। तो क्या हो जाएगा, 4√7। ये आंसर आ गया 4√7। लेकिन यहाँ पर सारा रूट में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 को अंदर ले जाते हैं। तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 × 7 यानी कितना आ गया, 112 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन 24, sec² थीटा -1 cos² थीटा -1 इज इक्वल टू। तो ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, 1/cos² थीटा -1, ये हो जाएगा हमारा 1/sin² थीटा। वैसे तो ये भी कर सकते थे, tan² में चेंज कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। -1 cos² थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 - cos² थीटा, और ये हो जाएगा sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा। तो ये आ जाएगा ऊपर हमारा sin² थीटा, इधर आ जाएगा cos² थीटा, अपॉन में cos² थीटा sin² थीटा। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आंसर, 1, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on their upper faces equal to। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 ये कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। अब आउटकम क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस है ये 3। तो यहाँ पर 1 के साथ डिफरेंस करके क्या आएगा, 1 के साथ आएगा यहाँ पर 1 4, यहाँ पर से ये निकलेगा, डिफरेंस क्या है, 3 है। 2 के साथ क्या आएगा, 5, यहाँ डिफरेंस 3 है। 3 के साथ क्या आएगा, 3 6, डिफरेंस 3 है। और 4 के साथ क्या आएगा, 4 के साथ यहाँ पर 4 1, डिफरेंस 3 है। 5 के साथ क्या आएगा, 5 2, डिफरेंस 3, और 6 के साथ आएगा 6 3। तो कितने आउटकम हो गए, 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 3 है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है, टोटल का आउटकम 6 × 6 यानी 36, और फेवरेबल आउटकम हमारे ये हैं, कितने हैं ये, 6। ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो ये हो गया 6/36 यानी 1/6 इज द आंसर। जो है नंबर 26, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ए बी जो है ये साइड है, ए बी ये लाइन जो है पी क्यू के पैरेलल है। इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ओ बी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, देन द लेंथ ऑफ ओ पी इज। तो बच्चों आपको ये करना है कि आपको दे रखी है जो पैरेलल लाइन दे रखी है, तो हम ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। कैसे, ये दोनों एंगल जो हैं ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ट्रिपल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। तो ये सिमिलर लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपने ट्रायंगल ए ओ बी लिख लिया, तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए के करस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल है, ये एंगल है इसके इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू। अब क्या है, ओ क्या है बीच में कॉमन है, तो ये ओ हो गया। और बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी के करस्पॉन्डिंग ये है पी। तो लिखने का तरीका ये है। अब हम सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ओ ए अपॉन में ओ क्यू,
ओ ए अपॉन में लिख सकते हैं हम ओ क्यू, ओ बी अपॉन में क्या हो गया, ओ बी अपॉन में ओ पी, और ए बी के अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी के अपॉन में हो जाएगा पी क्यू। तो ये तरीका है लिखने का। अब क्या है, वैल्यू रख लेते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है। हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू 6, तो ए बी कहाँ है, ए बी ये है 6, पी क्यू हमें दे रखा है 2, और ओ बी कितना दे रखा है 3, और ओ पी हमें निकालना है। तो इसको रहने देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ओ पी इधर आ जाएगा और 3 मल्टी में 2 आ जाएगा इधर अपॉन में 6, तो 3 2 जा 6 होता है, 6 से 6 कट गया, तो क्या आ गया, ओ पी इक्वल टू हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ एटलीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट, मतलब लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर के बीच में रेशियो निकालना है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो दूसरों की टेबल में आता है, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर में 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है। तो दोनों के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 2 रेशियो 1 हो गया, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, यानी एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए एस होने के एस कितने होते हैं, एस होते हैं यानी इक्के होते हैं 4, और टोटल कार्ड है 52। तो एस होने की प्रोबेबिलिटी को हम ई मान लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट जो है एस होने की, तो वो क्या है 4/52। तो ये हो गया हमारा 4 1 जा, और ये 13 यानी 12/13, 12/13 इज द आंसर, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, अल्फा बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा जो रिलेशंस होती है कोएफिशिएंट के बीच में, ये होती है -b/a। अब इसको इस फॉर्म में हम मोल्ड अप कर लेते हैं, x² + bx + c, तो यहाँ पर x² ये हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा, x और प्लस में क्या हो गया, ये -1 है c हमारा। तो हमने इसको इस फॉर्म में मोल्ड अप कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, b क्या है 0, तो b 0 का तो साइन कुछ होता नहीं है, अपॉन में a हो गया 1, x² का कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 0, तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम जो जीरोज है और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा b क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -3, माइनस पहले से लगा हुआ है तो -3 हो गया, अपॉन में a कितना है, x² का कोएफिशिएंट यानी 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब दूसरा क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, ये दूसरी रिलेशनशिप है। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c यहाँ पर नंबर जो है -7 है, अपॉन में a क्या है 4। अब हम ये ले लेते हैं जो हमें पूछा गया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 3/4, और ये अल्फा बीटा है अपॉन -7/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा -3/7 इज द आंसर। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर डी। तो हमें क्या करना है, डायमीटर है और ये सेमी सर्किल का एरिया निकालना है। तो ये हम डायमीटर अगर ये डी है तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2, और फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्किल का, πr² /2। तो d हमारा क्या है,
पाई अपॉन 2 तो इधर हो गया d अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया पाई अपॉन 2 डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 यानी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 इज द आंसर। तो ये हो जाएगा हम पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर पी टी इज टेंजेंट एट टी टू द सर्किल विद सेंटर ओ इफ एंगल टी पी ओ इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये हमें 25 डिग्री दे रखा है और ये ओ सेंटर है सर्किल का, तो ये टी ओ क्या हो गया, ये रेडियस हो गई और ये टेंजेंट हो गई, तो बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, एंगल टी पी ओ तो दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स निकालना है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 प्लस 25 कितना होता है, 90 प्लस 25 हो गया 115, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। या फिर एक्सटीरियर जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन दोनों एंगल का सम के बराबर क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस 25, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 115 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द पॉइंट -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो कैसे पता लगेगा, मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होता है हम ये साइड्स निकाल लेते हैं तीनों। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू होगा, फॉर्मूला लगाते थे डी वाला, डिस्टेंस वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देते हैं। तो -4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 64 का रूट कितना होता है 8। तो एक तो साइड आ गई 8 आ गई, BC निकाल लेते हैं, BC होगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √16 प्लस 9 और ये हो जाएगा 5। अब निकालते हैं AC, तो AC हो जाएगा हमारा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा हमारा 5। अब देखते हैं दोनों का कि AB स्क्वायर क्या होना चाहिए, AB स्क्वायर क्या होना चाहिए इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होना चाहिए। ये हो रहा है, देखते हैं 8 स्क्वायर इक्वल टू ये 5 स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर, तो ये नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, जैसे दो साइड इक्वल है, तो ये हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, if the value of each observations of a statistical data is increased by 3, then the mean of the data। अगर कोई ऑब्जर्वेशंस है, मान लिया सपोज करो, और ऑब्जर्वेशन कितने हैं n है और इंक्रीज बाय 3 बोल रहा है, तो मीन ऑफ द डाटा का क्या होगा। जैसे कि मान लिया सपोज करो कि 1 2 3 4 कोई डाटा है और इसका एवरेज कितना है, एवरेज होगा इसका कितना 4 3 7 8 2 और 1 10/4, तो ये एवरेज हो गया। अब इंक्रीज बाय, ये बोल रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3। अब हम सब में 3 ऐड कर लेते हैं, 2 में 3 ऐड कर लिया, 3 में 3 ऐड कर लिया, 4 में 3 ऐड कर लिया, तो डाटा तो क्या होगी वही होगी, मतलब ऑब्जर्वेशन तो 4 ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 6 3 9 और 3 12 3 15 और 4 19 और 3 22/4, और वैसे कितना आ रहा था 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10/4, तो 10/4 मतलब 4 2.5। अब ये कितना हो गया 4 5 20, ये 5 पॉइंट समथिंग, जो दोनों में कितना का डिफरेंस है 3, तो इंक्रीज बाय 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, एजर्सन रीजन के क्वेश्चन है एमसीक्यूज। इन द क्वेश्चंस नंबर 19 एंड 20 द स्टेटमेंट ऑफ एजर्सन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर
आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन ए बोथ। तो ये हमें अल्टरनेट दे रखे हैं। अगर एजर्सन ए ट्रू है और रीजन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हमारा आंसर होना चाहिए ए। एजर्सन ए ट्रू है, रीजन आर करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा बी। एजर्सन ए अगर ट्रू है लेकिन रीजन आर फॉल्स है तो सी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डी भी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एजर्सन ए, टू प्लेयर्स सानिया एंड असनाम प्ले ए टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.79 एंड दैट ऑफ असनाम विनिंग द मैच इज 0.21। तो ये एजर्सन ए सही है कि गलत है, क्योंकि दोनों का क्या होना चाहिए, सम 1 होना चाहिए। तो देखते हैं 0.79 प्लस 0.21 ये हो जाए 9 1 10 का 89 7 1 10, तो ये हो जा रहा हमारा 1.00, यानी ये स्टेटमेंट हमारी सही है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सेक्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजर्सन ए फेयर डाई इफ थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 1/2। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये आउटकम होते हैं जो डाइस को एक बार फेंकने से हमें मिलते हैं, ये होते हैं। तो इनमें प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर होने की, 3 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 6, तो 1/2। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट एजर्सन ए की सही है। रीजन आर देखते हैं, ए नेचुरल नंबर इज ए प्राइम नंबर इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ये बता रहा है कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं नेचुरल नंबर, वो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, तो ऐसा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो प्राइम नंबर होने का तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7। अब जो है लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 360 डेज, और हम अगर इसको नंबर ऑफ वीक्स निकालें तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 पंजे 35 और ये हो गया 16, 7 दूनी 14 और ये 2। अब ये 52 वीक्स पूरे हो गए और हमारे पास केवल क्या है, ये 2 डेज में से कुछ भी हो सकते हैं। तो 2 डेज में द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज, तो 53 संडे होने की क्या है, 52 संडे तो ये आ गया। अब 2 डेज में संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 2/7। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 5/7। तो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा हमारा कितना 115, 7 दूनी 14। तो इसमें क्या होता है 1, तो इसमें संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। तो नॉन लीप ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 5/7, ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट ए ट्रू है और ये क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो ये सी आंसर सही होगा, इसका हो जाएगा सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, एजर्सन ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ 2b = a + c। तो यहाँ पर ए बी सी ए पी है, तो अगर ए पी है, ए बी सी ए पी में है तो क्या होता है b - a = c - b होना चाहिए। अब b एक तरफ ले आओ तो 2b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a + c हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n²। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1 3 5। अब इनका n नंबर का सम कितना होगा ये निकालते हैं। तो n नंबर का सम कितना होगा, n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 a + n - 1 d, कितने का डिफरेंस होता है 2 का होता है। तो ये हो गया n/2 और 2 + 2n - 2, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा n²। तो ये बात भी सही है, यानी स्टेटमेंट ए ट्रू है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का।
करेक्ट। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ए सही है, तो कौन सा आंसर होगा? ये बी होगा। तो बी हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बी क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एजरसन ए .02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है क्या है? पी पॉइंट का 02 नहीं वाई एक्सिस में है, तो क्या होगा? ये 02, इस पॉइंट का नाम 02 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन 3x प्लस। अब कोई लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का नाम क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो पहली बात है कि ये इस लाइन से पास आउट हो रही है। इस बात का पता कैसे लगेगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो हम x और y की जगह में, x की जगह में 0 रखते हैं और y की जगह में 2। अब देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। तो ये हो रहा है, तो ये बात तो करेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज 2। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x एक्सिस से x एक्सिस ये है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है? 2 है। ये करेक्ट है। तो क्या है? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए रेशनल नंबर। इसका पेरीमीटर क्या है? रेशनल नंबर है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल। तो ये बात तो सही है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये तो ये बात सही है। लेकिन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए रेशनल नंबर, यहाँ पर जो दे रखा उस हिसाब से क्या होगा? इसका हाइपोटेनस होगा तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, यानी √13 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ये बात तो सही है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर, जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, जैसे ये रेशनल नंबर है और ये है रेशनल, दोनों रेशनल का स्क्वायर ही। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 3 3 9 यानी 13। तो ये बात सही है। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये बात तो सही है। लेकिन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज रेशनल। तो इसका जो पेरीमीटर है वो रेशनल नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस 3 प्लस √13, तो ये कितना हो रहा? 5 प्लस √13 जो इरेशनल है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए क्या है? यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी के लिए स्टेटमेंट ए क्या है? फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा एजरसन ए इज फॉल्स, यानी डी आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन है 41। एजरसन ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये फैक्ट बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर लिख रहा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो यहाँ पर जैसे कि मतलब पता कैसे लगेगा कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट ड्रॉन की गई है ये, तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो कैसे पता चलेगा? इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, निकॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या होगा? कैसे करेंगे? ये 90 डिग्री है, ये कॉमन हो गया और ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होना करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसके, तभी जाके हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल जीरोज। तो ये चेक करने के लिए हम देखते हैं b² - 4ac d की वैल्यू क्या है।
तो डी होगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और नंबर क्या है 3। तो ये है 9 माइनस 4 3 जा 12। तो ये क्या है माइनस में आ रहा, तो यानी ये लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होगी डी की वैल्यू, डी लेस देन 0 होगी तो रियल रूट्स नहीं हो सकते। द पॉलिनोमियल हैज़ 2 रियल जीरोज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। तो एट मोस्ट 2 रियल जीरोज का मतलब होता है कि एक या एक से कम जीरोज, नहीं 2 या 2 से कम जीरोज। तो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या होंगे एग्जैक्टली 1 जीरोज होगा, एग्जैक्टली होगा, एटमोस्ट नहीं, ना एटमोस्ट ना एटलीस्ट, एग्जैक्टली 2 जीरोज। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी पहली वाली तो रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट ए तो एटमोस्ट में आ जाएगा। ये एक्चुअली में क्या है 2 या 2 से कम भी हो सकते हैं, जीरोज, एक जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आर इज ट्रू, यानी जो पहली सी वाला स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, मतलब ए इज फॉल्स लेकिन आर इज ट्रू, ये हो जाएगा। तो ये जिसमें भी होगा उस पर निशान मार देना। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो ये बात तो सही है कि 5 की पावर n हो तो ये जीरोस में फिनिश नहीं होगा। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 5 होगा, 5 स्क्वायर रखेंगे 25 होगा, लेकिन इसका n 0 पे नहीं होगा। ये बोल रहा द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो ये फैक्ट बात है, ये स्टेटमेंट सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, जबकि जिसका एंड 0 पे होगा उसके फैक्टर क्या होने चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म के होने चाहिए, यानी 2 और 5 के दोनों फैक्टर होने चाहिए, तभी जाके उसका एंड 0 पे होगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टेटमेंट ये ए सही हो जाएगा जो भी अल्टरनेटिव दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एजर्सन ए इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x,5 lie on a circle with center o 2,3 then the value of x is। तो देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। यहां पर ये बता रहा है कि कोई सर्किल है विथ सेंटर o और ये 2 पॉइंट है a 4,3 और दूसरा वाला है b x,5। तो यहां पर से हम x की वैल्यू आ सकती है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो OA कितना हो जाएगा √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा हमारा 2। अब निकालते हैं OB। OB कितना होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √x² प्लस 4 - 2 2 जा 4x प्लस 4 और ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल 2। ये रेडियस 2 आ गई है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x² और -4x प्लस 8। तो ये हो जाएगा x² - 4x और ये हो जाएगा प्लस 4 = 0। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकाल लेते हैं x² - 2x - 2x प्लस 4 और ये हो जाएगा x - 2 -2 ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2 x - 2 x - 2। तो यहाँ पर x = क्या आ गया जीरोज आ गया इसका। तो देन द वैल्यू ऑफ x is 2 इज द राइट। सेंटर ऑफ सर्किल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। अब ईच कॉर्ड क्या है, ये भी कॉर्ड है। तो इसका
मिड पॉइंट सेंटर थोड़ा ना हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 45, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एंगल सॉफ्ट बाई बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 PM। सबसे पहले तो दोनों के बीच में जो टाइम है, कितने का गैप है, 7:20, बीच में हो गया 5 से 2 गया 3, 35 मिनट्स। अब 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होता है, पहले तो 360 डिग्री में कितना एरिया स्वेप्ट होता है, कौन सी क्लॉक है ये, आवर हैंड है। तो यहाँ पर द एंगल स्वेप्ट बाई इट बिटवीन, तो 35 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट होगा, 12 आवर्स में तो क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी 12 आवर का मतलब क्या होता है, 12 आवर का मतलब ये 12 छक्का 72, 720 मिनट्स। 720 मिनट्स में कितना डिग्री घूमता है ये, 360 डिग्री घूमता है। तो 35 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 360 अपॉन 720 मल्टी 35, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो 35 डिवाइडेड बाई 2, इतना एंगल आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द ग्राफ y इक्वल टू px। तो y इक्वल टू क्या है, px है। इवन फॉर ए पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px कितने होंगे, 1 जीरोज है, 1 जीरो है, तो आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल विद सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब सरकमफ्रेंस दे रखी 2 पाई आर इक्वल टू 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 22, पाई को पाई रहने देते हैं, नीचे पाई दे रखा है, और ये 12 स्क्वायर यानी 144 कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल विद सरकमफ्रेंस 24 पाई दे रखी है, पाई से पाई कैंसिल, 2r इक्वल टू तो 12 ही आएगा, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई मल्टी 12 स्क्वायर यानी 144 पाई। अब 144 पाई यहाँ आंसर नहीं दे रखा, लेकिन आंसर इसका 144 पाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव द सेम बेस रेडियस एंड हाइट। यानी सिलेंडर और कोन दोनों की हाइट और बेस बोल रहा सेम है, इसकी भी हाइट ये है, इसकी रेडियस सेम है, और सिलेंडर का भी क्या है, वही हिसाब है, इसकी हाइट ये है, रेडियस आर है, तो दोनों का एरिया बता रहा है। ये कौन सी चीज ट्रू होगी, पहला लिख रहा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, तो इसका पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम, क्योंकि नीचे वॉल्यूम भी दे रखा है, सरफेस एरिया भी दे रखा है। तो देखते हैं पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका टोटल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, किसके, सिलेंडर के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन, तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम दिख रहा हमें, ये ग्रेटर देन क्या है, इसके है, तो क्या होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 40 इफ 2 numbers 25 and 35 are discarded then the mean of the remaining numbers is। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला यह है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, सिग्मा एक्स अपॉन कितने नंबर हैं, 50, और मीन है हमारा 40, तो सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। अब यहाँ पर ये बता रहे कि 25 और 35 को डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो रिमेनिंग नंबर 2 नंबर हो गए, ये डिस्कार्ड कर दिए गए, तो क्या कितने होंगे, रिमेनिंग नंबर तो होंगे 48, और जो टोटल सम्स होगा, टोटल सम्स में से हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं 25 माइनस 35, तो टोटल सम्स कितना है, 2000 है, तो 2000 माइनस
ये कितना हो गया 60, तो ये हो जाएगा हमारा 1940 और रिमेनिंग नंबर हो गया 48। तो इससे डिवाइड करके कितना आ रहा है देखते हैं चेक करके। ये हो जाएगा 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, ज़्यादा होगा। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चौको 20, अच्छा ज़्यादा हो रहा है। 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16 3, तो 4 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, तो यहाँ पर 2 आया 2 0 और भागने गया 0 पॉइंट समथिंग, यानी ये हो गया 40.4 समथिंग। तो यहाँ पर अल्टरनेट तो कोई भी ठीक नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो करीब है इसके 40 आंसर हो जाएगा। 40.4 समथिंग आ रहा। अगला क्वेश्चन 50, if the probability of an event is 0.4 then the probability of not happening the event, तो क्या करेंगे 1 से 0.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा। सी इज द आंसर। तो बच्चों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।